हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये ऐसा एक टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन चेंज के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल की रोटेशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगता था और वो एनर्जी माइक्रोवेव रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल होती थी। सेम उसी तरह जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आईआर रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल होती है। हम इस टॉपिक में मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन सी मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव है, हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास कि वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, इन सब के बारे में हमें डिस्कस। हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मींस इस तरीके की मोशंस जिसमें मॉलिक्यूल के सारे एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हो पीरियडिकली। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हो। इस तरीके के मोशंस को हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये दोनों एटम है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो आर है। अब ये एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे चेंज करते हैं? ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर जा सकते हैं या एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो उस वजह से एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एटम यहाँ आ गया और ये एटम यहाँ आ गया, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अगर ये फर्दर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये एटम यहाँ आएंगे, एटम यहाँ चले जाएंगे, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो फर्दर इंक्रीज हुआ। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक भी आ सकते हैं, क्लोज आ सकते हैं, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये एटम यहाँ आ गया, ये एटम यहाँ आ गया, इनके बीच के जो डिस्टेंस हैं वो कम हुए। और अगर क्लोज आते हैं तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो फर्दर कम होते जाएंगे। तो इस तरीके के पीरियडिकल चेंज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द एटम, एटम के इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होना, पीरियडिकली चेंज होना, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सीविंग मशीन होता है, तो सीविंग मशीन के जो टिप हैं, जो नीडल है, वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता है। तो इस तरीके के अप एंड डाउन तरीके के ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। अब इस वाइब्रेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एबी मॉलिक्यूल। और ये जो एबी मॉलिक्यूल है वो बना होगा ए एटम और बी एटम एक दूसरे के नज़दीक आने से। तो फॉर एग्जांपल, हम दो एटम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं ताकि एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो जब आप एक एटम दूसरे एटम के नज़दीक लाते हैं तो एक स्टेज पहुंचती है, जिस स्टेज पे एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और दूसरा एटम के न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप फर्दर इन दोनों को क्लोज करते हैं तो कोलम्बिया अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एक स्टेज पहुंचेंगे जिस स्टेज के बाद अब फर्दर अगर आप इन दोनों को क्लोज लाते हैं तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आएंगे और वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल होगा। तो जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक ऐसा स्टेज मिलती है, एक ऐसा डिस्टेंस पे पहुंचती है एटम, जिस डिस्टेंस पे दोनों एटम के बीच जो कोलम्बिया अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होती है और रिपल्सिव इंट्रैक्शन, रिपल्सिव जो फोर्स है वो मिनिमम होती है। उस स्टेज पे मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे, उस स्टेज पे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल के एनर्जी कम होंगे और उस स्टेज पे इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं या जिसे हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ पे एटम के पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और ये एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब चेंज होता है, जब दूर चले जाते हैं तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जब कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे। तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एनर्जी लगता है और वो एनर्जी आईआर रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल होती है। अगर आप इस मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को चेंज करते हो, जब इन एटम को अंदर लाते हो, कंप्रेस करते हो, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो रिपल्शन इंक्रीज की वजह से मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे। तो इस अनस्टेबल स्टेट में मॉलिक्यूल को लाने के लिए
आपको फिर से एनर्जी लगता है और वो एनर्जी फॉल होती है इन दी IR रीजन। तो हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल। जब आप HCl मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमारे पास क्लोरीन जो है वो बड़ा एटम है, जिस हैवियर एटम है, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन की निस्बत में बहुत छोटा एटम है। और जब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं अब इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहूँगा। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्लोरीन हैवियर होने की वजह से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। इस तरीके के वाइब्रेशन जिसमें एक एटम पोजीशन चेंज नहीं करते हो, या अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो बहुत कम चेंज करते हो, दूसरा एटम जो है अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज करते हो, तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम डिकपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम HCl मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो HCl मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लोरीन जो है वो अपनी पोजीशन फिक्स रखता है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, और हाइड्रोजन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहा है, वो दूर जा रहा है, वो अंदर आ रहा है। जब ये दूर जा रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होंगे, और जब ये अंदर आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम होंगे। अब इस सिचुएशंस को, इस कंडीशन को मैं ग्राफ के ज़रिए शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज जो ही वो इंक्रीज होगा तो ये वाली कंडीशन बनेंगे, और इस कंडीशन को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, और इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ से हाइड्रोजन जो है वो दूर चला गया, यहाँ बन गया। तो ये एक मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बनी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। और जब हाइड्रोजन अंदर आते हैं तो ये कंडीशन बनेंगे, और ये वाली जो कंडीशन है मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो बॉन्ड जब हाइड्रोजन अंदर आते हैं वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन के दौरान जब ये अंदर आते हैं तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम होंगे। तो ये एक सिचुएशन है। अगर हाइड्रोजन बहुत और दूर जा रहे हैं, बहुत और वाइब्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहुँचेंगे, उसका जो जब ये अंदर आएंगे तो यहाँ आएंगे। तो जितना हाइड्रोजन दूर चले जाएंगे उतनी ही वो वाइब्रेशन के दौरान अंदर आ जाते हैं। तो ये और एक कंडीशन बनेंगे हमारे पास, ये और एक कंडीशन बनेंगे जिसमें ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम डिस्टेंस है। और एक कंडीशन बनेंगे हमारे पास जहाँ पे हाइड्रोजन बहुत दूर जा रहा है और हाइड्रोजन अंदर भी आ रहा है। तब जब आप इनको मिला लेते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनते हैं, और इसी कर्व को हम मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं। और इसी कर्व के ज़रिए हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडीशन बनी जिसमें बॉन्ड डिस्टेंस जो है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के बराबर है। तो ये वाली जो कंडीशंस है हमारे पास, ये एक कंडीशन बनी, और यहाँ से जब आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये वाले जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है, और ये वाली जो बॉन्ड है वो कंप्रेशन के दौरान हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, और ये वाली जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है स्ट्रेचिंग के दौरान, जब रिलैक्सेशन हुआ, जब एलोंगेट हुई, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है। और ये वाला कंप्रेशन का बॉन्ड डिस्टेंस, ये वाला मैक्सिमम जो बॉन्ड डिस्टेंस है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो ये और एक वाइब्रेशंस बनी, ये और एक वाइब्रेशंस, ये हमारे पास और एक वाइब्रेशन है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस वाले में मॉलिक्यूल बहुत कम वाइब्रेट कर रहे हैं, और जब आप ऊपर चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ अगर चले जाते हैं तो यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रहा है। जब आप यहाँ चले जाएंगे तो एटम जो है हाइड्रोजन यहाँ से लेके यहाँ तक वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं ये हमारे पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो मॉलिक्यूल में इस तरीके के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जिसे आप वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल एक अलग वाइब्रेशनल एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल के पास, हमारे पास मॉलिक्यूल का बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। उन सारे के सारे वाइब्रेशंस को हम दो कैटेगरीज में
क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जब आप डिस्कस करते हो तो हमारे पास दो टाइप्स हैं वाइब्रेशन का। एक को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरे को हम नाम दे देते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मीन्स वो वाली वाइब्रेशन जिसमें मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ चेंज होता हो। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लेते हैं, तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन वाइब्रेट करते हैं डायटोन मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे ही वाइब्रेट होगा, ये यहाँ एलोंगेट होंगे फिर कंप्रेस होंगे, एलोंगेट होंगे कंप्रेस होंगे, और उस वजह से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज होता है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होता हो, उस तरीके के वाइब्रेशन को हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में फर्दर हमारे पास दो तरीके के क्लास हैं, दो तरीके के टाइप्स हैं। एक को हम कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं या सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब सिमेट्रिक वाइब्रेशन किसे कहते हैं? सिमेट्रिक वाइब्रेशन को समझने के लिए मैं वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वी शेप में। तो जब हाइड्रोजन और ये वाली जो बॉन्ड है वो साइमल्टेनियसली अगर स्ट्रेच होता हो, एलोंगेट होता हो, या हम यूं कहेंगे कि ये जो दो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन एक साथ एलोंगेट होता हो, एक साथ अंदर आता हो, एक साथ दूर चले जाते हो, एक साथ अंदर आते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो एक साथ एलोंगेट होंगे, एक साथ कंप्रेस होंगे। इस तरीके के वाइब्रेशन को हम, इस तरीके के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं। और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मीन्स, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन को हम डीकपल्ड वाइब्रेशन भी कहते हैं। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होती है कि आपका एक बॉन्ड जो है वो कंप्रेस होती है। फॉर एग्जांपल ये एटम अंदर आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा, और उसी वक्त उस टाइम पे ये वाले जो एटम है वो दूर जा रहा है तो स्ट्रेच हो रहा है, तो ये वाली बॉन्ड जो है स्ट्रेच हो रहा है, ये बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है। इस तरीके के वाइब्रेशंस को हम एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस कहते हैं। और सेकंड हमारे पास जो ब्रॉड क्लास है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन किसे कहते हैं? बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं फिर से वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। बेंडिंग वाइब्रेशन मीन्स ये दो एटम जो है या तो वो अंदर आ सकते हैं या दूर चले जा सकते हैं, ऐसे टू एंड फ्रो में वाइब्रेट कर सकते हैं, या ये ऑक्सीजन जो है नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं ऐसे। तो ये जो इस तरीके की जो मूवमेंट है एटम का, इस तरीके की वाइब्रेशंस को हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास बेंडिंग जो है वो इन प्लेन होता है या आउट ऑफ प्लेन होता है। इन प्लेन मीन्स, इन प्लेन या आउट ऑफ प्लेन मीन्स, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो हमारे पास है बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन प्लेन पे हो रहा है या आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, आउट प्लेन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है प्लेन, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल ऐसे। और जब वाटर मॉलिक्यूल का ये दोनों एटम एक साथ बाहर जा रहा है, एक साथ अंदर आ रहा है, और दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक ही प्लेन पे आ रहा है, तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं सीजरिंग, सीजरिंग वाइब्रेशन। हमारे पास इन प्लेन में ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हैं ये दो एटम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरह ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ चले गए और ये यहाँ चले गए, लेकिन दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं रॉकिंग। तो हमारे पास बेंडिंग में इन प्लेन में अगर आपके एटम एक ही प्लेन पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके की वाइब्रेशन हो सकती है। हमारे पास सीजरिंग वाइब्रेशन होते हैं, जब आपके एटम एक साथ अंदर आ रहे हैं, एक साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन में दोनों एटम एक ही प्लेन पे। अगर ये दोनों एटम एक साथ एक साइड जा रहा है और फिर एक साथ दूसरे साइड पे आ रहा है, तो इस तरीके को हम रॉकिंग कहते हैं। तो हमारे साथ और एक, हमारे पास और एक
बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं जिसमें एटम आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल का ये जो है ऐसे जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्लेन ऑफ द बोट और उस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये एक बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकता है, एक वाइब्रेशन हो सकता है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऐसे आ सकते हैं, ऐसे, फिर बोर्ड के नीचे जा सकते हैं, फिर बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं बोर्ड के, फिर ऐसे आ सकते हैं, इस तरफ वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं, इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं वैगिंग। तो मॉलिक्यूल वैगिंग टाइप के वाइब्रेशन दिखाते हैं। हमारे पास और एक बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके की वाइब्रेशन जब आप वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के केसेस में हमारे पास एक जो है वो इन द प्लेन हो सकते हैं, प्लेन के नीचे जा सकते हैं, और उसी वक्त दूसरा जो एटम है वो आउट ऑफ द प्लेन आ सकते हैं। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं ट्विस्टिंग। जैसे ये हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक इस तरफ बिलो द प्लेन और उसी वक्त दूसरा जो एटम है हाइड्रोजन एटम वो अबोव द प्लेन जा सकते हैं। तो ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम नाम दे देते हैं